नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र और समाज के वो गहन मुद्दों का पर विश्लेषण करते हैं जिनका सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हमारे यूपीएससी के एग्जाम से है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक काल्पनिक घटना के बारे में तैयार करेंगे। वरन मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना काल्पनिक नहीं, इसके पात्र केवल काल्पनिक होंगे, लेकिन यह घटना हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे राज्य, हमारे घर, इवन हमसे संबंधित हो सकती है। स्टार्ट करते हैं हम एक रामू नाम के व्यक्ति से, जो एक गरीब है, भूमिहीन मजदूर है। उसके पास किसी तरीके की कोई जमीन नहीं है। वो एक छोटे से गांव में रहता है। वो अपनी गुजर बसर के लिए पुश्तों से दिहाड़ी मजदूर का कार्य करता है। एक रसूखदार, प्रभुत्वशाली, ध्यान रखिएगा नाम, प्रभुत्वशाली प्रभुत्वशाली जमींदार के यहां दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है, जिससे उसकी गुजर बसर चलती है। धीरे धीरे समय बीतता है, कालखंड बीतता है, कुछ दिन बीतते हैं। जमींदार साहब अपने जो कृषि है उसको व्यवसायिक कृषि बनाने के लिए मशीनीकरण कर लेते हैं। यानी कि अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर, थ्रेसर, बीज उगाने वाली मशीन, क्षमा चाहूंगा, बीज बोने वाली मशीन, इस तरीके की नाना प्रकार की मशीनें ले आते हैं, जो रामू से सस्ते दामों पे काम करती है और रामू से कहीं ज्यादा जल्दी काम करती है। रामू को अब काम मिलना बंद हो जाता है। जब यह काम मिलना बंद हो जाता है तो रामू की गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से हो पा रही होती है। खास तौर से उस समय पे जिस समय मौसमी सीजन प्रारंभ हो जाता है बेरोजगारी का, जैसे वर्षा काल। एक रात वर्षा काल में तेज बारिश के चलते रामू की झोपड़ी की छत टूट जाती है। पूरी रात पानी बरसता है उसके घर में और उसकी बिटिया पूरी रात भीगती है, जिससे वो बीमार हो जाती है। रामू सुबह उसे जिला के अस्पताल में लेकर जाता है, जिसे डॉक्टर निमोनिया घोषित कर देते हैं। जिसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रामू को कर्जा लेना पड़ता है उसी प्रभुत्वशाली जमींदार के यहां, जो रसूखदार है। रामू से वचन देता है कि भाई मैं ये आपको पैसा दे दूंगा। रामू ये पैसा लेकर के किसी तरीके से अपने बिटिया का इलाज कराता है, बट अनहोनी के कारण उसकी बिटिया नहीं बच पाती है। रामू अब कर्ज में डूब जाता है। रामू की पत्नी और रामू दोनों मिल करके मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम आय सरकार बनाती है, उससे भी कम मजदूरी पर उस प्रभुत्वशाली रसूखदार जमींदार के यहां मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। शोषण के चलते वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो एक रात प्लानिंग करता है कि वो उस रात अपनी पत्नी की 2 जोड़ी साड़ियां जो फटी हुई हैं, अपने बच्चे के कपड़े और अपने पहने हुए कपड़े, ये सभी चीजें एक पोटरी में बांधता है और एक झोले में थोड़ा सा मुरमुरा या चीवड़ा रखता है। उसकी पत्नी इतनी मजबूर होती है गरीबी के चलते कि वो पड़ोस से एक गांठ प्याज की मांगती है। किसी तरीके से वो ये सभी सामान लेकर के अपने घर में ताला लगा करके वहां से भाग निकलते हैं। अपने शोषण से भागने का प्रयास कर रहे होते हैं। गांव के नजदीकी एक लोकल ट्रेन में बैठते हैं और वो जा पहुंचते हैं दिल्ली। जैसे तैसे रेलवे के टीटियों से बच करके वो किसी तरीके से बाहर निकलते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन से, उन्हें इधर उधर भटकने के बाद, गहन मशक्कत करने के बाद, उन्हें एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के यहां काम मिलता है, जहां पर उन्हें मजदूर के तौर पर रख लिया जाता है, जो असंगठित कार्य है। धीरे धीरे समय बीतता है। रामू अब इतना कमाने लगा है कि वो अपने बच्चे को भोजन अच्छे से दे पा रहा है। शिक्षा की अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। समय बीतता है धीरे धीरे, कुछ दिन बीतते हैं, महीनों साल बीत जाते हैं। एक वक्त आता है कि भारत सरकार घोषणा कर देती है वर्ष 2019-20 में कि अब लॉकडाउन लग चुका है कोविड-19 के चलते।
अब रामू फिर से मजबूर खड़ा हुआ है उस वक्त के चौराहे पर, जहां पर ना तो वो गांव जा सकता है और ना ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए। उसके सामने उसका मकान मालिक खड़ा है किराया वसूलने के लिए। ना तो उसकी जेब में पैसे हैं, ना ही वो गांव जा पा रहा है, क्योंकि वहां पर समाज से नजरें मिलाने के अपने आप को वो लायक नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो कर्जदार है आज भी जमींदार का। इस कहानी में जो रामू है वो एक बंधुआ मजदूर से लेके एक मजदूर भी है, जिसके बारे में आज हम समझने का और सरकार के या राज्य के द्वारा बनाए गए प्रयासों का समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। इस पूरे लेक्चर को हमने 3 स्तंभों में बांटा है, जिसमें हम भूमिहीन मजदूर की बात करते हैं, और उसके बाद जो राज्य ने उसके लिए कानून बनाए, जुडिशरी ने जो फैसले लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे, और अंत में उसके प्रवास पर, उसके अनौपचारिकरण की हम चर्चा करेंगे। देखते हैं हम आगे कि मैंने एक नाम लिया था प्रभुत्वशाली जातियां। कौन होती हैं प्रभुत्वशाली जातियां? एम.एन. श्रीनिवासन कहते हैं कि वह जातियां, आप किसी भी तरीके से इस प्रभुत्वशाली जाति का संबंध किसी भी वर्ण व्यवस्था से मत लगाइएगा, और इस नाम को अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी नाम को पूछेगा। इस नाम को लिखने पर आपको मेंस की आंसर राइटिंग में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, एक आप अपना प्रभाव जमा सकते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवासन कहते हैं कि प्रभुत्वशाली जातियां वह जातियां होती हैं जो गांव में संख्या में मजबूत होती हैं, बहुसंख्यक होती हैं, जिनकी संख्या अधिक होती है। क्योंकि भाई जब देखिए उनकी संख्या अधिक होगी तो सीधी सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो जातीय रूप से संगठित हो जाएंगे और सभी एक होकर के उस समस्या का समाधान करने लगेंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई जाति है ए जो बहुसंख्यक है, जाति है ए जो बहुसंख्यक है, एक जाति है बी जो अल्पसंख्यक है। अब जाहिर सी बात है भाई, रेपुटेशन गांव में जो होगी वो बहुसंख्यक की होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये संख्या में ज्यादा है। भाई अगर झगड़ा हो गया, जो अक्सर करके गांव में हो जाता है, जो झगड़ा अगर भी हो भी गया तो ये जीतेंगी, धन संपदा में ये मजबूत होंगी। और साथ में ही कौन सी जातियां प्रभुत्वशाली होती हैं? जो अनुष्ठानिक शुद्धता के कार्य करती हैं। आप देख सकते होंगे गांव में, या जानते होंगे कि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संपदा ऑलरेडी ज्यादा होती है, पुश्तैनी रूप से ज्यादा होती है। वो अपने गांव में अनुष्ठानिक कार्य करवाते हैं, जैसे हवन करवाना, गीता का पाठ करवाना, रामचरितमानस की कथा करवाना, है ना, और भागवत कहते हैं गांव में, यूपी के अंदर भागवत करवाना, भंडारे करवाना, इस तरीके के अनुष्ठानिक कार्य करवाते हैं जिसके अंदर धन की जरूरत होती है। और इन चीजों से वो अपना एक दबदबा कायम करते हैं उस समाज के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर। तीसरे होते हैं जो राजनीतिक रूप से सशक्त होते हैं। अब राजनीतिक रूप से कौन सशक्त हो सकते हैं? भाई वो लोग जिनके सीधे सीधे संबंध राजनीतिक व्यक्तियों से होते हैं, या फिर वो लोग जिनका कोई रिश्तेदार राजनीति में हो, या उनका कोई जातीय व्यक्ति, सेम कास्ट का व्यक्ति सत्ता में मौजूद हो। उनका कोई रिश्तेदार ना हो, किसी तरीके से सगा संबंधी ना हो, लेकिन जाति के आधार पर वो व्यक्ति सेम कास्ट का हो। इसी के चलते हम आगे देखते हैं कि